Okay, so like last time we had understood the basic idea of all these three sectors. यहाँ पर हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन पे जो है बेस्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दोज कम इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद जो है जो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उन रिसोर्सेज को प्रोसेस करने का जो काम करते हैं, उसे डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को बनाने का जो काम करते हैं, सो वेल दैट वाज द सेकेंडरी सेक्टर। और इसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की एक्टिविटीज़ को जो होने देता है, दोनों को फैसिलिटेट करने में जो सबसे की रोल एक प्रोवाइड करता है वो हो जाता है आपका टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी, जिसमें कि आपका बेसिकली सर्विस सेक्टर इसको हम कहते हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, हेल्थ केयर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली। अब आगे हम बात करते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स का जो है इंडियन इकोनॉमी में रोल क्या रहा है, इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की बात करें तो कलेक्टिवली ये काफ़ी ज़्यादा जो है सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, राइट। इसके अलावा इन तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे लोग जो है वो काम भी करते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि टोटल जो है कितना सामान या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हर एक सेक्टर में कितने सारे लोग जो है वो काम में लगे हुए हैं, राइट। इकोनॉमी में मान लो कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कौन सेक्टर जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। अब पहला बात यह है कि जो भी हर एक सेक्टर का जो टोटल मान लो कि प्रोडक्शन है, सेक्टर वाइज अगर हम प्रोडक्शन का ही आइडिया अगर लगाते हैं तो इसको कैसे काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो है बेसिकली उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज का ही जो है हम वैल्यू इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है, जो कि डायरेक्टली जो है अब निकल गया मार्केट से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि गेहूं की उपज हुई, राइट, तो अब ये गेहूं जो होगा इसमें से कुछ गेहूं जो होगा वो आटा बन के या आटे के रूप में बिक जाएगा। गेहूं डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा है। गेहूं कहाँ जा रहा है? गेहूं जो है वो फ्लोर मिल वाले के पास जा रहा है। फ्लोर मिल जो है उसका आटा बना के फिर वो कंज्यूमर को बेच रहा है, जो कंज्यूमर इसको खा जाएगा, राइट। तो यहां पर जो है आप गेहूं का प्राइस अलग नहीं जोड़िएगा और उसके बाद आप जो है आटे का प्राइस नहीं जोड़िएगा। फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्या हो जाएगा? आटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि आयरन ओर जो है वो खदान से निकला और वो जो है फिर मान लो कि टिस्को के फैक्ट्री में गया जहां पर इसको प्रोसेस करके इससे स्टील बनना है। तो यहां पर आयरन ओर का प्राइस अलग काउंट नहीं होगा और फिर जो स्टील बन के निकला टिस्को से उसका प्राइस अलग नहीं काउंट होगा। हम जो है बेसिकली वो स्टील जो कि अब फैक्ट्री से निकल के कस्टमर के पास जा रहा है उसका प्राइस जो है हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, और उसी के बेसिस पर जो है हम ओवरऑल वैल्यूएशन करेंगे। तो जब मान लो कि किसी भी इकोनॉमी की बात होती है तो मान लो कि अगर हम पूरे इकोनॉमी के प्रोडक्शन की अगर वैल्यू लगाते हैं, क्या करते हैं, अब इससे मान लो कि 10,000 मान लो कि किलो जो है गेहूं उपजा 8 रुपये के हिसाब से, तो गेहूं का पूरा कीमत कितना हो गया? 80,000 रुपया हो गया। या फिर 5,000 जो है नारियल हो गया 10 रुपये के हिसाब से, तो इसका दाम हो गया 50,000। तो जब भी हम इकोनॉमी के किसी सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ये जो है हम सामान या पर्टिकुलर जो है सर्विस प्रोडक्ट के तौर पर उसको नहीं कंपेयर करते हैं, हम उसका दाम लगा लेते हैं, ठीक है। तो गेहूँ हो या नारियल हो, है ना, या फिर जो है इलायची हो, हम सबका क्या करेंगे? दाम लगा लेंगे और दाम जोड़ लेंगे उसका, पहली बात। दूसरा बात हमने क्या देखा अभी तक कि सिर्फ जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उन्हीं को हम जो है ऐड करेंगे। जो बिछा वाला जो इंटरमीडिएट गुड है जिसको कहते हैं, जैसे कि गेहूं क्या हो गया, वो आपका जो है इंटरमीडिएट गुड में कैटेगरी में आ गया, जो कि अब आगे आप यूज करिएगा, इससे जो है गेहूं से आप जो है आटा बना के बेच लीजिएगा। या फिर मान लीजिए कि आटा जो है वो यूज होगा बिस्किट बनाने में, अगर तो फिर आटा जो है वो भी क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया, जैसा कि यूज करेंगे आगे हम बिस्किट बनाने में, राइट। तो इस तरीके से चलता है। तो इकोनॉमी में जब भी हम वैल्यूएशन लगाने पर जाते हैं तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिनका कि हम फाइनल गुड्स या सर्विसेज में यूज करते हैं तो उनका वैल्यू नहीं ऐड होगा। हम जो है सीधा सीधी जो फाइनल गुड्स निकलेंगी उनके वैल्यू को टोटल जो है हम ऐड कर लेंगे। और इसके होगी इसमें जो पहले वाला जितना भी है सबका दाम तो एडेड ही है ना। बिस्किट कोई अगर बेचेगा तो उसमें वो जो है आटा का दाम तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है आटा का दाम नहीं जोड़ेगा, वो प्रॉफिट पर ही बेचेगा वो। तो उस हिसाब से चूंकि हम मान के चलते हैं कि जो फाइनल गुड्स जो होते हैं या सर्विसेज, जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका होता है उसमें जो है दाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए जो है इंटरमीडिएट वालों का दाम जो है फिर अलग से नहीं जोड़ना है। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका केवल आप दाम जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हर एक सेक्टर के अंदर जो है, हर एक सेक्टर के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया उसका आपने एक कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद तीनों सेक्टर का मिला के जो हुआ उसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपको जीडीपी मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
जीडीपी के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है, खास करके जब हम लोग जो है डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो है कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के एक क्राइटेरिया में जो है इनकम भी आया था, और कंट्री के इनकम का ओवरऑल जो है एक इंडिकेटर जो है जीडीपी हो गया था, राइट। तो जीडीपी क्या हो गया, तो ये बेसिकली एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर साल में जो भी सामान या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनका जो फाइनल वैल्यू है उसको जोड़ के जो है हम जीडीपी डिराइव करते हैं, और जीडीपी से हमें ये पता चलता है कि कितनी किसी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। जैसे आप लोगों ने बीच में सुना होगा, लोग कहते थे इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये जो साइज कंपेयर हो रहा था दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन में तो हम नंबर 1 पर हैं, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल जीडीपी, टोटल जीडीपी का साइज क्या है। अब जैसे इंडिया में अगर बात करो तो इंडिया में जो है जीडीपी मेजर करना खुद में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है ना। इसमें जो है जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी वो फिर बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेल्प से जो है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल वॉल्यूम को, उसके प्राइस को कैलकुलेट करती है, उसके आधार पर जीडीपी का जो है एस्टिमेट लगाती है, अंदाज़ा लगाती है। अब सेक्टर्स के अगर हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करो तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली सबसे पहले जो है प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो है एरिया रहा। फिर जैसे मान लो फार्मिंग मेथड्स में जैसे बदलाव हुए तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जो है तरक्की आने लगी, बहुत सारे लोग जो थे वो उसकी वजह से अब दूसरे एक्टिविटीज़ में शिफ्ट करने लगे, क्राफ्टमैनशिप, ट्रेड वगैरह सब जो है वो सब बढ़ा। तो इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत जो है वो भी पैदा हो गई, ओके। तो लेकिन फिर भी इनिशियल फेज में अगर कहा जाए तो अभी भी जो है प्राइमरी सेक्टर जो था उसका रोल ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही थी, राइट। और इसके बाद जो है जो मैन्युफैक्चरिंग, जो क्राफ्ट वगैरह का वर्क था जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा या सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, या फिर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने वाला काम जो है वो कंपेरेटिवली अभी भी कम था, ओके। लेकिन बाद में आके लगभग 100 साल की अगर बात करो वहाँ से, तो जब मान लो खास करके मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड्स वगैरह आने लगे, फैक्ट्री वगैरह आने लगी और फैक्ट्रीज काफ़ी बढ़ने लगी, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि लोग जो पहले अब खेतों में ही काम करते थे मजबूरी की वजह से भी, अब वो जो है फैक्ट्रीज में काफ़ी संख्या में काम करने के लिए आने लगे। और जब मान लो कि फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा काम करने के लिए आने लगेंगे, राइट, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, सामान का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ओके। सेकेंडरी सेक्टर जो है ग्रेजुअली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है ये प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन इसका होने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जो है अगले नेक्स्ट ईयर की बात अगर करो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब पीक पहुंच जाएगा ना, उसके बाद फिर टर्शरी सेक्टर का जो है राइज होगा। सेकेंडरी सेक्टर से जो है डेवलप जो आप जो है टर्शरी सेक्टर की तरफ जाने लगेंगे। रीजन क्या है कि अब लोग जो है उनको जो है उनको पास ज़्यादा पैसा है तो वो अब एजुकेशन पे ध्यान देंगे, वो हेल्थ केयर पे ध्यान देंगे, उनके लिए इंश्योरेंस की सर्विसेज भी चाहिए होंगी, ओके। उनको वो जो है ज़्यादा जो है परचेज वगैरह जो है परचेज पावर उनका ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा चीज़ें भी खरीदेंगे, तो मतलब कि ज़्यादा रिटेल शॉप्स चाहिए, राइट। तो इस तरह से जो है जो टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और यही चीज़ जो है आपको ग्लोबल जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली जो है खास करके वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह की भी अगर बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, इनिशियली प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद जैसे अगर वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात कर लो आप, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जो है ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक के लिए जो है जो इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ है इनका काफ़ी ज़्यादा जो है दबदबा रहता है, खास करके जब मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के नए मेथड्स वगैरह आ जाते हैं, फैक्ट्रीज आ जाती हैं और उनका जो एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है जो उसके नेक्स्ट 100 ईयर्स यानी कि अब जो है खास करके जो है 20th सेंचुरी, मिड ऑफ 20th सेंचुरी से आगे अगर आप देखना शुरू करो, ठीक है, तो उसका सब देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जगह पकड़ लेती है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर, ओके। ये जो है टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एनीवेज अब हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है ये तीनों सेक्टर का टोटल जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह का क्या हिसाब किताब है या इनका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है। सो नाउ इफ़ वी लुक एट द जीडीपी of India, like vis-a-vis contribution from all the three sectors, तो हम देखते हैं कि 1973-74 इस पीरियड में जो है सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ओके। और लेकिन साथ ही साथ जो है टर्सरी सेक्टर का भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल काफ़ी कम है, ओके। बेसिकली 73-74 वगैरह के टाइम में अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है टर्सरी सेक्टर जो है इसका रोल और सेकंड प्राइमरी सेक्टर इन दोनों का रोल जो है लगभग बराबर है, कंट्रीब्यूशन काफ़ी बराबर है और काफ़ी कम भी है,
दैट इज अनदर ट्रुथ। ओके, ये ऑलमोस्ट जो है कह सकते हो कि 250,000 करोड़ के आसपास जो है प्राइमरी सेक्टर, और इसी रेंज में आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर मिल जाएगा। बीच में जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का हो जाएगा, बाकी जो है प्राइमरी सेक्टर से आपका एक जैसा हो गया। दूसरी तरफ अगर आप वही 2013-14 का डेटा देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में भी इजाफा हुआ है, ऑलमोस्ट जो है 6-7 टाइम्स का तो हम कह ही सकते हैं। 25, 50, 75 नहीं, 3-4 टाइम्स का जो है इजाफा ओवरऑल हुआ है प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन साइज में। दूसरी तरफ जो है टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन साइज जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट जो है 13-14 गुना से जो है ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरीके से तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी कंट्री जब मान लो उसके पास पैसा थोड़ा आने लगता है तो उसके पास उसको हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, कम्युनिकेशन की सर्विसेज चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जुडिशरी की सिस्टम चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह चाहिए। ये सब तो बेसिकली बेसिक सर्विसेज हो गई, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जब मान लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में जब इजाफा होगा तो उसके बाद से और भी चीज़ें आपको चाहिए, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रेड चाहिए, स्टोरेज वगैरह की एक्टिविटी भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से जो है बेसिक सर्विसेज और इसके अलावा जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बेस्ड जो सर्विसेज है, इन तीनों को ऐड कर लो। फिर उसके बाद जो तीसरा फैक्टर हो जाएगा कि जब लोगों का पैसा बढ़ने लगेगा, आमदनी बढ़ने लगेंगी, तो अब उनको जो है रेस्टोरेंट वगैरह की सर्विसेज ज़्यादा चाहिए, टूरिज्म बढ़ेगा, शॉपिंग बढ़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, राइट। लोग जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए ज़्यादा जाने लगेंगे, तो ये तरह की एक्टिविटी भी बढ़ जाएंगी। तो सब एक्यूमुलेट होकर कहाँ जा रहा है? सब मिला के जो है टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी को ही तो बढ़ा रहा है, राइट। अगर आप इसी कंट्रीब्यूशन को अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखना चाहो तो आप नोटिस करोगे कि लाइक 73-74 में ओवरऑल 40% कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर से, 40% कंट्रीब्यूशन आपका जो है टर्शरी सेक्टर से, और 10% बीच में जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से। अगर वही परसेंटेज वाइज जब हम देखते हैं 2013-14 में, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज अप्रॉक्स लाइक यू कैन से लाइक 10-12% के आसपास जो है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरी तरफ जो है ऑलमोस्ट जो है 68% के आसपास कंट्रीब्यूशन है वो आपके टर्सरी सेक्टर से होता है। तो मतलब क्या हो गया कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में जो है प्राइमरी सेक्टर का रोल काफ़ी घटा है, सेकेंडरी सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, टर्सरी सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और भी कुछ फैक्टर्स को देख लो, टर्सरी सेक्टर का रोल क्यों बढ़ता जा रहा है। एक तो रोल हमने देखा है कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो कि सबको चाहिए ही चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, राइट, ये सारी चीज़ें, बैंक, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। सेकेंड फैक्टर ये था कि जब प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन, हेंटेन लालटेन, राइट, तो उसकी वजह से जो है तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज और इस तरह की सर्विसेज जो है उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को ओवरऑल बढ़ाएगा। फिर इनकम लेवल बढ़ने के बाद जो है लोग फिर बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाएंगे, तो इससे भी जो है फिर टर्सरी सेक्टर का ओवरऑल जो है एक्टिविटी बढ़ेगा, उसका जो है साइज बढ़ेगा। इसके अलावा जो है लास्ट डेकेड वगैरह की बात करें तो नए कुछ सेक्टर्स का उदय हुआ, जैसे कि IT सेक्टर, राइट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। तो इन सभी का जो राइज हुआ है तो इसने ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीटली जो है आपके सर्विस सेक्टर के अंदर ही आता है, टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आता है। तो इनका जो राइज हुआ है इसने भी कहीं ना कहीं जो टर्सरी सेक्टर के रोल को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है। लेकिन एक साथ में ये है कि जब हम इन तीनों सेक्टर्स की एक्टिविटी में इजाफे की बात करते हैं और सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी तेज़ी में बढ़ा है, ये तो बात सही है, लेकिन साथ ही साथ एक और फैक्टर इसमें आ जाता है कि सभी सेक्टर्स की एक्टिविटी एक जैसी नहीं बढ़ी है और सर्विस सेक्टर जो सबसे तेज़ी में बढ़ा है, इसके साथ एक और पंगा क्या है कि ये जो है काफ़ी स्किल्ड लोगों को ही एम्प्लॉय करता है, राइट। टर्सरी सेक्टर में जो है देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। दूसरी तरफ जो है बहुत सारे जो लोग हैं टर्सरी सेक्टर के अंदर ही, IT सेक्टर की बात कर लो तो इन सब में जो है आपको काफ़ी कम लोग चाहिए और हाईली एजुकेटेड चाहिए। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे वो जो है स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन वगैरह होंगे। तो इन लोगों को जो है इन लोगों की आमदनी कम होती है, भले इनके लिए क्वालिफिकेशन कम चाहिए होती है, लेकिन इनकी आमदनी भी काफ़ी कम होती है। अक्सर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आपको मिल सकते हैं,
राइट तो इनके साथ भी लोचा है। तो मतलब कि टर्सरी सेक्टर जो कि काफ़ी तेजी में ग्रोथ हुआ है, ये ग्रोथ भी लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि सेक्टोरल परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया, जहाँ पर हमने ये देखा कि टर्सरी सेक्टर का रोल जो है परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर का काफ़ी घटा है, सेकेंडरी सेक्टर का एक्चुअली बढ़ा है, राइट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में, देयर वी विल बी लुकिंग एट लाइक ग्राफ, वी विल बी कंपेयरिंग डेटा फ्रॉम ग्राफ 2 एंड ग्राफ 3। तो हम देखते हैं कि लाइक ग्राफ 2 को अगर हम देखें, तीनों सेक्टर का जो जीडीपी का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हमने देखा कि टर्सरी सेक्टर जो है काफ़ी बूम बराक के साथ आगे बढ़ गया है, राइट। लेकिन इसी के साथ जो है लेकिन इसी टाइप का शिफ्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है। और ग्राफ 3 को आप देखिएगा तो आप अभी भी देखते हैं कि इंडिया में 1977-78 में भी जो है प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था विद मोर देन 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट। 17-18 में भी आके देखो तो ये परसेंटेज घटा जरूर है, लेकिन अभी भी ये 44% है। सो वेल बेसिकली ए सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज कंट्रीब्यूटिंग बेयरली 10 to 12% ऑफ द जीडीपी, राइट। इंडियन इकोनॉमी का एक सेक्टर जो कि बेयरली जो है 12% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अभी भी 44% लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों होगा? प्राइमरी सेक्टर में जो है प्राइमरी सेक्टर से उसी रेशियो में लोग निकल के सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे हैं? वजह यह है कि प्राइमरी सेक्टर जो है या सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है, इसे सफिशिएंट जॉब नहीं क्रिएट किया है। इंडस्ट्रियल आउटपुट या गुड्स वगैरह की सर्विसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं इस पीरियड में, राइट। लेकिन सेम जो है वो टर्सरी सेक्टर में नहीं हो पाया है, ओके। प्रोडक्शन जो है वो सर्विस सेक्टर में 14 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जॉब जो है दैट हैज़ इंक्रीज्ड ओनली बाय 5 टाइम्स। 14 गुना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन बढ़ता है, और उस कंपैरिजन में जो है कह सकते हो कि जो जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है वो मुश्किल से 5 गुना बढ़ता है। और यही वजह है कि अभी भी आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, ओके। जबकि इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/6 से भी जो है 1/6 से भी नीचे आ चुका है। इनफैक्ट सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर जो कि बाकी प्रोड्यूस करते हैं वो जो है आधे से भी कम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो मतलब क्या हो गया? मतलब इस साफ एक और चीज़ आपको देखने को मिला कि प्राइमरी सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उतने लोगों के लिए वहाँ पर जगह नहीं है, या फिर प्राइमरी सेक्टर जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है उतने लोगों की वहाँ पर, और उससे कहीं ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और यहीं पर आता है एक और कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो एनीवेज लाइक we will talk about this like the different types of unemployment, or we will talk about unemployment or underemployment, and then we will also look at like the ways to create more employment. But we will we will cover these two things when we are like starting with the next chapter. Until then, have fun. Bye bye.